हेलो दोस्तों, संचय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2020 के सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में दोस्तों आपको 150 प्रश्न मिलेंगे सिलेबस के अनुसार। आपको दोस्तों 150 के 150 प्रश्नों का टेस्ट देना है। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों अभी के अभी 150 प्रश्नों का टेस्ट दें और संचय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो राजस्थान की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किस राज्य के साथ मिलती है, तो ये अपने को बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सर्वाधिक लंबी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में मिलती है। 1600 किलोमीटर की सीमा है वो राजस्थान के साथ में मिलती है, मध्य प्रदेश की। टोटल 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, जिसमें पंजाब है वो सबसे कम यानी कि 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम के अनुसार अपने को इसमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये देखा होगा, ठीक है, कि ऊंचाई के अनुसार अपने को बताना है। ठीक है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अपने को बताना है। तो सबसे कम है इसमें रघुनाथगढ़ है जो सीकर के अंदर है, उसकी ऊंचाई है दोस्तों 1055 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे कुंभलगढ़ दे रखा है, जो कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 1224 मीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद में अचलगढ़ की है दोस्तों 1380 मीटर, और उसके बाद में जरगा पर्वत है, और जरगा पर्वत की आप सभी को पता है 1431 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मालपुरा करौली मैदान भाग है, तो मालपुरा करौली मैदान भाग है वो किसका भाग है ये? तो दोस्तों ये बनास बेसिन का भाग है। किसका? बनास बेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में है? तो फलोदी कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, देखो 5 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे कथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कुट भाषा में कि कौन सा सही है या इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता। देखो, राजस्थान में पाए जाने वाली सिरोज्म मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, कथन ए। अब कारण आर देखो, सिरोज्म मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब बताओ कौन सा सही है? तो ये कथन हैं ये दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें, सूची फर्स्ट में नदी दे रखा है और सूची सेकंड में सहायक नदी। तो अपने को बताना है कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है। यहाँ पे लूणी नदी दे रखा है और लूणी नदी की सहायक नदी आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कौन सी है, तो वो है जवाई। ठीक है, यहाँ पे देखो माही नदी की जो सहायक नदी है वो है दोस्तों सोम। कौन सी? सोम। और साबरमती की जो सहायक नदी है, ठीक है, वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाकल, ये इसकी सहायक नदी है। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? तो ये परवन की सहायक नदी है। ठीक है, परवन काली सिंध की सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदी जवाई, माही की सोम, साबरमती की वाकल और काली सिंध की परवन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, देखो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 3 4
1 2। तो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, सुमेलित करें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। तो देखो, सिंचाई परियोजना और जिला दे रखा है। तो यहाँ पे गागरीन परियोजना है। तो गागरीन सिंचाई परियोजना है, ये कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है कि झालावाड़ में है। जो गागरोन है वहाँ पर ये सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट, पीपलाद सिंचाई परियोजना। तो ये पीपलाद जो सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर है? उसके बाद में देखो, गरदड़ा गरदड़ा जो सिंचाई परियोजना है वो बूंदी के अंदर है। कहाँ पर है? बूंदी में। और तकली जो परियोजना है वो कहाँ पर है? कोटा में। और पीपलाद परियोजना है वो दोस्तों बारा के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 3 4 1 2, सॉरी 3 4 2 1, 3 4 2 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 4 2 1 इसमें दे नहीं रखा, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए इसका 3 4 2 1। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? तो सेवण घास है ये जैसलमेर में होती है, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। सेवण, दामन, करड़, अंजन ये सभी घासें हैं, ये जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, देखो सुमेलित करना है, ठीक है। एक तरफ है जिला और दूसरी तरफ है शुभंकर, यानी कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये पूछा है, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन से जिले का कौन सा शुभंकर नहीं है। यहाँ पे देखो, भीलवाड़ा का मोर बिल्कुल सही है, मोर शुभंकर है भाई भीलवाड़ा जिले का। चूरू का है कृष्णमृग। सवाई माधोपुर का शेर दे रखा है, शेर नहीं है दोस्तों, बाघ है। सवाई माधोपुर का जो शुभंकर है वो बाघ है। जैसलमेर का है दोस्तों गोडावन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो मानसून का जुआ है वो दोस्तों कृषि को कहा जाता है, ठीक है। मानसून का जुआ है कृषि को कहा जाता है, याद रखना है आपको। 11 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करें सूची फर्स्ट में पशु दे रखा है और सूची सेकंड में नस्ल दे रखी है। तो यहाँ पे देखो ऊंट, तो ऊंट की कौन सी नस्ल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बीकानेरी। तो बीकानेरी है वो ऊंट पाए जाते हैं। भेड़, भेड़ है दोस्तों मगरा भेड़ पाई जाती है। और बकरी, बकरी दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा जखराना, तो ये जकराना है, ये बकरी की नस्ल है। और गाय के बारे में आप सभी को पता होगा, राठी है वो गाय की नस्ल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 3 4 1। तो यानी कि 2 3 4 1 ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न है, राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है, तो किस में एकाधिकार रखता है? तो ये रखता है दोस्तों वोलेस्टोनाइट में एकाधिकार रखता है। नेक्स्ट है, आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो आनंद सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों बांसवाड़ा में स्थित है आनंद सागर झील। नेक्स्ट है, भारत का पहला हरित रेल गलियारा किस राज्य में है? तो हरित रेल गलियारा है वो किस राज्य के अंदर है? तो ये तमिलनाडु के अंदर है हरित रेल गलियारा। नेक्स्ट है, किस देश में शिक्षक को हरिगुरु कहा जाता है? तो हरिगुरु है वो किस देश में कहा जाता है शिक्षक को? तो ये मलेशिया में कहा जाता है दोस्तों हरिगुरु शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सोथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। देखो इसका जो उत्खनन है वो 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, सोथी सभ्यता का, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सोथी सभ्यता। 17 नंबर प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। काफ़ी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गोसुंडी अभिलेख है, इसमें दोस्तों भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि होती है इस अभिलेख में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये गोसुंडी अभिलेख है, ये चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न,
उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना धाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो कहाँ पर ये आश्रय प्राप्त हो चुका? तो दोस्तों ये आश्रय है ये कुंभलगढ़ में प्राप्त हो चुका। ठीक है, कहाँ पर प्राप्त हुआ ये आश्रय? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में दोस्तों एक कुंभलगढ़ दुर्ग का एक किलेदार था जिसका नाम था आशा देवपुरा। ठीक है, उसके वहां पर इनको शरण मिली थी। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखो राजस्थान में बडार क्या है? तो राजस्थान में बडार है वो क्या है? तो बडार एक सामूहिक प्रतिभोज है। ठीक है, तो विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सामूहिक प्रतिभोज होता है जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है, उसे ही बडार कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न। रावशाही सिक्के का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, वो है अलवर से है दोस्तों। रावशाही सिक्कों का संबंध सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और भी दोस्तों अलवर के काफ़ी सारे सिक्के हैं। ठीक है, अंग्रेजी पाव, आना सिक्का, तो ये सभी हैं, ये अलवर के सिक्के हैं। नेक्स्ट है देखो, तारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका, नागौर के अंदर है। ठीक है, देखो इस दरवाजे का निर्माण है वो सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था और इसका जीर्णोद्धार है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? सही बताना है अपने को। 3 शासक दिए गए हैं, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। ठीक है, तो यही अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। जेतर सिंह का कार्यकाल दोस्तों 1213 से 1250 तक रहता है। तेज सिंह का 1250 से 1273 तक रहता है और 1273 से 1301 तक समर सिंह रहता है। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये मेवाड़ के शासक हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानना है कि कौन सा गलत युग्म है इसमें? तो यहाँ पे देखो अर्जुन लाल सेठी का संबंध उदयपुर दे रखा है, यही अपना गलत हो जाएगा। अर्जुन लाल सेठी का जो संबंध है वो जयपुर रियासत से था। ठीक है, जयनारायण व्यास का जोधपुर से, केसरी सिंह बारठ का मेवाड़ से और गोविंद गिरी का वागड़ से। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, जो कि गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ 1% में मिस्टेक हो गई। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न में चलते हैं। देखो यहाँ पे सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पे दे रखा है। सूची फर्स्ट में लोक देवता और सूची सेकंड में मुख्य तीर्थ स्थल दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो तल्लीनाथ जी हैं, ठीक है, तल्लीनाथ जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, पांचोटा गांव जालोर के अंदर है पड़ता है, वो दोस्तों तल्लीनाथ जी का मुख्य स्थल है। तेजा जी का है दोस्तों पर्वतसर, जो नागौर में पड़ता है। देवनारायण जी का है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में। और पाबू जी का है कोलू गांव फड़ौदी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि कूट भाषा में इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन 1 2 4 3। आगे चलते हैं, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शरीर का अंग दे रखा है और सूची सेकंड में आभूषण दे रखा है। तो दोस्तों क्या करना है? सुमेलित करना है। सिर पर कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो मेमंद आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। गला के अंदर जो आभूषण पहना जाता है जिसको अपन हंसली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हंसली। कमर के अंदर दोस्तों कैसे क्या याद रखना है? कमर के अंदर कणकती आभूषण पहना जाता है और पैर के अंदर रिमझोल आभूषण पहना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, यानी कि ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सुनने से ज़्यादा याद होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सुनने की। ठीक है, लिखने बैठ जाओगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। अभी शुरुआत है तो आपको सिर्फ सुनना है, जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके सुनने की किया करो।
ठीक है। और पूरा का पूरा मॉडल पेपर है वो सुना करो कि प्रश्न क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उत्तर क्या बोल रहा है, ठीक है। मॉडल पेपर आपको पूरा देखना है, बीच में मत छोड़ना है, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। 27 नंबर प्रश्न है, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है, तो ये कहाँ पर है? ये अंबिका मंदिर ये है दोस्तों जगत में। और ये कहाँ पर है जगत? तो ये उदयपुर में है। उदयपुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थल है ये, ठीक है। और इसको दोस्तों खजुराहो के समकक्ष माना जाता है इस अंबिका मंदिर को, ठीक है। इसका निर्माण है वो नागर शैली में किया गया है। नेक्स्ट है, सन 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? तो आप सभी को पता है कि जो बनी ठनी है उसके ऊपर दोस्तों डाक टिकट है वो जारी किया गया था 1973 में, और ये 20 पैसे का डाक टिकट था दोस्तों, ठीक है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानना है। एक तरफ है साहित्य रचना, दूसरी तरफ है साहित्यकार। तो यहाँ पे देखो जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, बादली, चंद्र प्रकाश देवल, ठीक है। और अपना यही गलत हो जाएगा दोस्तों, चंद्र प्रकाश देवल वाला पहला ही अपना इसमें गलत है। आगे देखो, राधा सत्यप्रकाश जोशी, मेघमाल सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल हरीश बदानी, ठीक है। बाकी इसमें सही है, लेकिन गलत युग में इसमें बादली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो बादली का जो साहित्यकार है उनका नाम है दोस्तों चंद्र सिंह वीरकाली, ठीक है, चंद्र सिंह वीरकाली। तो इसमें गलत दे रखा है। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न है, देखो सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में हवेली दे रखा है और सूची सेकंड में स्थान, यानी कि अपने को बताना है कि कौन सी हवेली कौन से स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो नथमल की हवेली है वो कहाँ पर है? तो वो सबको पता है दोस्तों, कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर है नथमल की हवेली। बागौर की हवेली कहाँ पर है? तो दोस्तों बागौर यहाँ पे पूछा गया है, बागौर की हवेली। तो बागौर की हवेली है दोस्तों फड़ौदी के अंदर। कहाँ पर? फड़ौदी के अंदर। लालचंद डड्डा की हवेली, लालचंद डड्डा की हवेली है, ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों उदयपुर में है। और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है, ठीक है। तो नथमल की हवेली जैसलमेर में, बागौर की हवेली फड़ौदी में, लालचंद डड्डा की हवेली उदयपुर में, और सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि जो अपना बी नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। 31 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल की बात हो रही है दोस्तों, तो राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है एम चन्ना रेड्डी, ठीक है। देखो डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी का जो कार्यकाल है वो 5 फरवरी 1992 से दोस्तों 30 मई 1993 तक था, और उसी समय राष्ट्रपति शासन है वो लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही। तो प्रथम बार मुख्यमंत्री है वो कब से कब तक रही? तो 2003 से 2008 तक दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे वो रही थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। राइट आंसर 2003 से 2008 तक। नेक्स्ट, जिला आयोजन समिति में निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्वाचित तो 20 और पदेन सदस्य 5 होते हैं। तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस विधानसभा चुनाव से राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 6ठी विधानसभा में ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो इसमें देखो आयोग ने मई 2000 से पूर्णतया कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, बिल्कुल सही है। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है।
आगे देखो, आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। यही दोस्तों इसमें ठीक है। देखो आगे देखो, ये भी कथन सत्य है। आगे देखो, जुलाई 2000 से जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एस एस गोदारा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे। तो दोस्तों इनमें से जो मैंने 4 कथन बताए हैं, चारों ही मैंने इसमें सही बताए हैं। तो अब इसमें से गलत कौन सा होगा? तो दोस्तों गलत इसके अंदर होगा जो 2 नंबर का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, कूट भाषा में। ठीक है, 1 3 4। नेक्स्ट है, देखो जयपुर में भारतीय सेना की किस कमान का मुख्यालय है? तो जयपुर में भारतीय सेना की किस कमान का मुख्यालय है? तो वो है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय है जयपुर में। नेक्स्ट है, 37 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है? तो एक से अधिक जिले में कौन सा नाथ द्वारा फैला हुआ है? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, 3 माह तक। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो गणपूर्ति कोरम है 1/10वां भाग। नेक्स्ट है, 41 नंबर प्रश्न है, पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचक रस में जो अम्ल पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु है वो दोस्तों कौन सी नहीं है? तो वो है पारा। पारा है वो एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट है, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया रोग होता है। कौन सा? एनीमिया। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है कैलोरी में मापा जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है? ईसीजी शरीर के किस अंग के रोग को जांचने के लिए की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हृदय को। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, 46 नंबर प्रश्न है, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 7। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब आप सभी को पता है बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिसाइल का नाम नहीं है? तो इनमें से मिसाइल का नाम है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आर्यभट्ट है। ठीक है, ये एक उपग्रह है, मिसाइल का नाम नहीं है। ये इस उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को स्थापित किया गया था। ठीक है, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग ये मिसाइल का नाम है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है? तो वो इकाई कौन सी है? सबको पता होना चाहिए दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, वो है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि मापने की जो इकाई है जिसको अपन डेसिबल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व है? तो वो कौन सा हिस्सा है औषधीय महत्व? वह है कच्चे फलों का दूध। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन का सेवन करना। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो दोस्तों स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, बाइसिकल
टायर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बाइसिकल टायर का जो आविष्कार है वो दोस्तों जेपी डनलप के द्वारा किया गया था। जेपी डनलप के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1888 में किया गया था दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव है वो कौन सा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था। नेक्स्ट है, देखो ध्वनि का मात्रक है, तो ध्वनि का मात्रक है वो क्या है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ध्वनि के मापने की जो इकाई है वो डेसिबल है। नेक्स्ट है, विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है। तो किस में बताता है? वो विद्युत मीटर है वो गणक उपयोगिता ऊर्जा किस में बताता है? तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, आपके घर पे जो मीटर लगा हुआ है बिजली का, उसमें किस में बताता है उपभोग? तो वो बताता है यूनिट में। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, निरापद दिया सलाई का मतलब है। तो निरापद दिया सलाई का जो मतलब है वो क्या है? तो वो है दोस्तों दिया सलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से जले। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु, प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु दाब देना पड़ता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए। तो संतुलित भोजन में कैलोरी की जो मात्रा होनी चाहिए वो कौन कौन सी है? तो वो है दोस्तों 3000। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम में ओलियम है वो किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं दोस्तों तेल को कहते हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पायरिया रोग मुख्यतः संबंधित है। तो पायरिया रोग मुख्यतः दांतों से संबंधित होता है। ठीक है, ये पायरिया रोग है ये दांतों में ही होता है, याद रखना है आपको इस चीज़ को। ठीक है, जिससे मसूड़ों में खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? तो ये चेन्नई में किया गया था दोस्तों। ठीक है, और ये 22 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हुआ था, इस पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दोस्तों ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है, किन दो राज्यों के प्रतिष्ठित कोल्हापुरी चप्पलों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो ये जो जीआई टैग है कोल्हापुरी चप्पलों को, ये दोस्तों किन दो राज्यों की प्रतिष्ठित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराष्ट्र और तेलंगाना की। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अमिताभ बच्चन को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण हेतु कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो ये जो संविधान संशोधन है आर्थिक रूप से पिछड़े जो अभी लाया गया है ये संविधान संशोधन, तो ये 103वां संविधान संशोधन है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है इस पर यह कार्य करता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसबगोल उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जो जालोर है वो प्रसिद्ध है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था तो कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राम और श्याम के भागों में 3/2 का अनुपात है। यदि राम का भाग श्याम के भाग से 500 रुपये ज़्यादा हो तो श्याम का भाग कितना है? तो सीधा सा सिंपल सा है, यदि 1 का 500 है, यदि 1 का 500 है तो 3 का कितना हुआ? 1500, 2 का कितना हुआ? 1000। ठीक है,
तो सीधा सा सिंपल सा इसमें क्या पूछा है कि शाम का भाग कितना है, तो शाम में यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। तो 2 दे रखा है तो कितने का हो गया, शाम का कितने का हो गया, 1000 का, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि शाम के भाग से 500 रुपये ज़्यादा हैं, यानी कि 1 बराबर कितने आ गया 500 और 2 बराबर 1000, 3 बराबर 1500। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न है, यदि 1:b बराबर 4:5 है, b/c बराबर 6:7 है, तो ac का अनुपात क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो दोस्तों इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखो अपन सबसे पहले a और c लिख लेंगे, ठीक है। तो a/c बराबर a/b इंटू b/c, ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास से c का जो a और c का निकल के आ जाएगा, ठीक है। b का भी तो अपने को हटाना है इसमें से। तो देखो यहाँ पे a कितना है 4, c कितना है 5, ठीक है। 6/7। अब अपन इसको काटना है अपने को, 6 को 24, तो 24/35, 24/35 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न है, महेश अपने सामान पर क्रम मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 101% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 30% छूट है वो अधिक अंकित करता है, यानी कि +30, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे 10% है ये, ठीक है, 101 नहीं है। फिर दोस्तों 10% की छूट है वो देता है, तो यानी कि माइनस की 10% की छूट उसने दे दी, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये 300/100 हो जाएंगे, 300/100 हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों इसमें 17% का है वो लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा 17% का। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यदि समान है तो एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो संपूर्ण व्यवहार में लाभ या हानि होगा, ये अपने को बताना है। तो दोस्तों अगर देखो एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ हानि हो रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, 20 × 20/100, 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 × 2 यानी कि 4। तो दोस्तों एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ हानि हो, या एक तरफ हानि हो और दूसरी तरफ लाभ हो, तो हमेशा जो व्यापार में जो संपूर्ण लाभ है वो हानि में ही होगा, ठीक है। तो इसमें 4% की हानि होगी दोस्तों, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, एक वृत्ताकार मार्ग का बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 10 व 6 मीटर है, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार मार्ग का जो अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ब्राहा वृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना पड़ेगा, जिसको अपन πr1² बोलेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल πr²2 का स्क्वायर ये निकालेंगे। तो इसमें मार्ग का क्षेत्रफल अपने को लास्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसको अपन आसानी से सोल्व भी कर सकते हैं। अगर समझ भी नहीं आए इस प्रश्न को तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको कमेंट में इसका सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 16 पाई वर्ग सेमी आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, सीधा सा सिंपल सा है। व्यास कितना दे रखा है 14, तो r यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों इसमें 7।
तो अपने को क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 कितने होते हैं 154। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रम मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु का क्रम मूल्य होगा। तो उस वस्तु का जो क्रम मूल्य है वो क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर अपन 60 का 60% निकालें तो 60 का 60% निकालें तो कितना आएगा 60 इंटू 60/100 यानी कि 36 निकल के आ जाएगा। और 60 में अगर अपन 36 जोड़ें तो आ जाएगा दोस्तों ये 96। ठीक उसी प्रकार दोस्तों अपने को यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को करना है। आप ऑप्शन के अनुसार इस क्वेश्चन को करना है। आप 72 का 72% निकालेंगे और फिर 72 के अंदर वो प्लस करेंगे तो ये 96 से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। 68 के साथ में भी ऐसे ही करेंगे तो ये 96 से ऊपर जाएगा। 65 के साथ में करेंगे तो भी ये ऊपर जाएगा। 60 से करेंगे यानी कि 60 का अपन 60% निकालेंगे तो 36 आ जाएगा और 36 60 में अपन प्लस करेंगे तो 96 आ जाएगा और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। 76 नंबर प्रश्न है, हरीश 10 रुपये की 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है तथा उन्हें 12 रुपये की 10 की दर में बेच देता है तो हरीश का लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे तो दोस्तों मैं रुपए लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेंसिल, ठीक है। अब देखो कितने में खरीदता है तो 10 रुपये के अंदर 12 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। अब बेचता कितने में है तो दोस्तों 12 रुपये की दोस्तों 10 पेंसिलें बेचता है। तो अब अपन इसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इधर आ जाएगा 144 और इधर आ जाएगा 100, ठीक है। अब अपने को इसमें क्या करना है कि भाई 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है तो 44 का ज़्यादा हो रहा है तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44% का इसमें लाभ होगा। 77 नंबर प्रश्न है, यदि 21 पेनों का क्रय मूल्य 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। तो सीधा सा है, सीधा सिंपल सा है। 6 भाई दोनों में अंतर कितने का आ रहा है 6 का आ रहा है तो 6/15 इंटू 100 ये 3 बार कट गया, ये इधर 20 बार गया, ये 2 बार गया तो ये 20 इंटू 2 यानी कि 40% का दोस्तों इसमें लाभ होगा। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 78 नंबर प्रश्न है, किसी चुनाव में एक प्रत्याशी द्वारा डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी से 15,000 मतों से पराजित हो गया तो विजयी प्रत्याशी ने कुल कितने मत प्राप्त किए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखो सीधा सा सिंपल है कि जो 35% मत प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी से 15,000 मतों से हार गया तो यहाँ पे देखो टोटल कितने होते हैं 100%। 100% में से अगर अपन 35 निकाल देते हैं तो कितना बच जाता है, ठीक है। तो 65 बच जाता है, ठीक है। कितना बच जाता है 65, ठीक है। अब 65 बच गया और 65 में से अगर अपन 35 निकालते हैं भाई 65 में से 35% तो इसके भी आए हैं तो वो जीता कितने प्रतिशत से है तो 65 में से 35 अब अगर अपन निकाल देते हैं तो 30% वोटों से वो जीता है। और 30% किसके बराबर है तो ये 15,000 मतों के बराबर है। अब अपने को क्या करना है कि इसको टोटल में इसके यानी कि 65% अपन इसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे तो देखो 15,000 बटे 30 इंटू 65, ठीक है। 30 इंटू 65। अब कुछ भी नहीं करना अपने को, इसको सोल्व करेंगे तो सीधा सा अपना निकल के आ जाएगा 32,500। तो जो जिसको 65% मत मिले हैं उसको वोट मिले हैं 32,500, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
79 नंबर प्रश्न है 20 परिणामों का औसत 30, ठीक है, तो 20 × 30 कर लो, कितना हो जाएगा 600। अन्य 30 परिणामों का औसत 20, तो कितना हो जाएगा, इसका भी 600, ठीक है। अब सभी परिणामों को मिलाने पर औसत क्या होगा, तो औसत यहाँ पे देखो 20 परिणाम और 30 परिणाम टोटल कितने हो गए 50, ठीक है। तो 600 के अंदर अगर अपन यहाँ पे 600 + 600 कितने हो गए 1200, तो 1200 बटे 50 करना है अपने को, तो 0 से 0 कट गया और ये 24 आ गया इधर, तो 24 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत है वो सीधा सा है कि n + 1/2 यानी कि 80 + 1/2 यानी कि 81/2 यानी कि 40.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 81 नंबर प्रश्न है यदि दी गई संख्या, यहाँ पे संख्या दे रखी है 5 8 9 4 3 2 7 6 1 4 में प्रथम और द्वितीय अंकों का, तृतीय और चतुर्थ अंकों का, पांचवें और छठे अंकों का इत्यादि अंतः परिवर्तन कहते हैं, तो दाहिनी छोर से गिनने पर छठा अंक कौन सा होगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे 8, यानी कि इसमें ये कहा गया है कि जो ये संख्या दे रखी है जो 2-2 अंकों की संख्या है, जैसे 58 है, ठीक है, तो 58 को अपन कैसे लिखेंगे, तो इसको 8 को पहले ले आएंगे 5 को बाद में ले आएंगे, जैसे कि इसको मैंने लिख दिया 8 और 5, 2 अंकों का हो गया। ठीक उसी प्रकार आगे देखो 94 दिया गया है, तो 94 को कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे 4 और फिर बाद में लिखेंगे 9। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 27 दे रखा है और 27 में 7 पहले आ जाएगा 2 बाद में आ जाएगा, और 61 के अंदर भी ठीक ऐसे ही होगा, ठीक है, पहले 32 आएगा, ठीक है, 4 9 फिर 2 3 6 7 4 1 ये सीरीज बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। 2-2 अंकों की संख्या है, उनका स्थान आपस में परिवर्तन करना है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि छठा अंक कौन सा होगा दाहिनी छोर से, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 है वो दाहिनी छोर से अंक होगा, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 82 नंबर प्रश्न है इनमें से किस शब्द के साथ EN और EPI दोनों को उपसर्ग के रूप में जोड़ा जा सकता है, तो यहाँ पे देखो कौन सा शब्द है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डिमिक, ठीक है, डिमिक। अब इसमें अपन EN भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, EN जोड़ेंगे तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा स्थानिक, ठीक है, और इसमें जो ये शब्द है DEMIC, ठीक है, इसमें अगर अपन EPI उपसर्ग जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा महामारी या संक्रामक रोग के समान, ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है यदि बरसात को जल, जल को सड़क और सड़क को बादल और बादल को आकाश और आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उतरेगा, तो दोस्तों देखो वायुयान आकाश में उड़ता है और आकाश को यहाँ पे समुद्र कहा गया है, तो दोस्तों कहाँ उड़ेगा, ठीक है, तो वायुयान समुद्र में उड़ेगा दोस्तों, कहाँ पर उड़ेगा समुद्र में, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्न में से क्या विसंगत है, तो विसंगत है वो क्या है, तो यहाँ पे संख्या दे रखी है देखो 41 41 42 44 48 56 51 56, तो यहाँ पे देखो 41 में अगर अपन 0 जोड़ते हैं तो 41 रहेगा, और फिर यहाँ पे अपन 1 जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे अपन 2 जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे अपन दोस्तों देखो 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे अपन 48, यहाँ पे दोस्तों गलत दे रखा है एक, यहाँ पे अपन 2 के बाद में डायरेक्ट यहाँ पे 4 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 3, और यहाँ पे दे रखा है 5, यानी कि ये सीरीज चल रही है 0 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था, यानी कि 44 में अगर अपन 3 जोड़ते हैं तो 47 आना चाहिए था। यहाँ पे दे रखा है 48, तो 48 यहाँ पे गलत संख्या दे रखी है। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपन 47 संख्या लिख देते हैं, उसके बाद में दोस्तों देखो 47 में अगर अपन 4 जोड़ते हैं तो 51, और 51 में 5 जोड़ते हैं तो 56। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो प्रोहिबिटेशन को कूट भाषा में दोस्तों ये अंक दिए गए हैं, ये संख्या है, ये इनको कोड दिए गए हैं इनको। अब आगे देखो कूट भाषा में दोस्तों इनहेबिटेशन, ठीक है, को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इन सबके कोड अलग दे रखे हैं। देखो ये कितने अक्षर हैं, 3 और 3 6, 3 3 9 और 2 11, और अक्षर कितने दिए गए हैं, 3 और 3 6, 3 3 9 और 2 11, 11 सबके अलग अलग कोड दिए गए हैं। एन का कोड है इसमें 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जिसका जो कोड दिया गया है वही अपने को लिखना है। आई का कोड क्या दिया गया है, तो पीछे से तीसरे नंबर पे देखो आई का कोड है वो दोस्तों 2 दिया गया है। ठीक है, एन का कोड है वो सबके लास्ट में 5। ठीक है, और ठीक ऐसे ही सबके कोड दिए गए हैं। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 25 32 12 42 05। ठीक है, ये कोड है जो इनहेबिटेशन का, जो इसी में से ही छांटना है कि कौन से अंक का कौन सा कोड है। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में या निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। त्रिभुजों की संख्या अपने को इसमें ज्ञात करनी है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो ये हो गए। ठीक है, और बाकी आप गिन सकते हैं, एक ये वाला 13, एक ये वाला 14, एक ये वाला 15, एक ये वाला 16, एक ये वाला 17, एक ये वाला 18। ठीक है, एक ये रहा 18 19, एक ये रहा 20, एक ये रहा 21, एक ये रहा 22, ऐसे करके टोटल है ये 28 है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से चौगुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु से 9 गुनी थी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों पिता की जो वर्तमान आयु है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो माना पुत्र की आयु है वो कितनी है, x, पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो इसकी x है तो इसकी 4x हो जाएगी। अब क्या पूछा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। ठीक है, तो अब ये समीकरण बन गया दोस्तों इसमें। तो 9x - 5 बराबर 4x - 5। ठीक है, अब इसमें 9x - 45 बराबर 4x - 5। तो 5x बराबर 14, तो x बराबर कितना जाएगा 8, और 8 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। ये बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, श्रवण 1 किमी पूर्व की ओर चलता है। 1 किमी है वो पूर्व की ओर चलता है श्रवण। ठीक है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो फिर दक्षिण की ओर मुड़कर दोस्तों ये 5 किलोमीटर चल गया। जैसे श्रवण यहाँ से चलता है 1 किलोमीटर, और फिर इधर चल के ये 5 किलोमीटर चल जाता है। वापस पूर्व की ओर मुड़कर वो 2 किलोमीटर चलता है, तो वापस वो पूर्व की ओर मुड़ के 2 किलोमीटर चला गया। ठीक है, उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर की ओर मुड़ के ये 9 किलोमीटर चला गया। तो श्रवण के प्रारंभिक बिंदु से उसके वर्तमान केंद्र की दूरी कितने किलोमीटर की है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो 9 है, अब अपने को निकालना है। सेम टू सेम वही वाला सूत्र हो गया दोस्तों। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, तो 3 हो गया, ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, और ये जो 5 की है तो ये कितनी की बच गई, 4 की। ठीक है, तो इधर 3 है इधर 4 है, तो ये वाली कितनी होगी,
तो रूट निकालना है, तो रूट में मैंने आपको बताया था AE² प्लस ES², यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 रूट के अंदर होगा, तो 5 सेमी इसकी दूरी होगी विकर्ण की। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 90 नंबर प्रश्न है, कुछ आम मीठे हैं, डोलू एक आम है, कुछ डोलू मीठे हैं, उक्त कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। तो कौन सा निष्कर्ष है वो सही नहीं है, ये अपने को बताना है। तो देखो, डोलू एक आम है, तो डोलू है वो एक आम है। ठीक है, आम है कौन, डोलू। अब आगे देखो, कुछ डोलू मीठे हैं, तो कुछ डोलू हैं वो मीठे हो जाएंगे, ये वाला बन जाएगा ये मीठे। तो अब इसमें कुछ मीठी वस्तुएं डोलू हैं, ठीक है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें तीनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में विद्यार्थियों ने 23% अंक प्राप्त किए तथा 36% अंकों, यानी कि 23% अंक प्राप्त किए तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर इंटू 100, तो अंकों का योग कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो 36 प्लस 48 बटे, अब प्रतिशत का अंतर कितना है, प्रतिशत का अंतर देखो यहाँ पे 23 दे रखा है और यहाँ पे 35 दे रखा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो ये अंतर हो जाएगा दोस्तों 12 का, और इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इन जोड़ेंगे आपस में, तो 84/12 इंटू 100 काट लो, 12 सत्ते 84, 7 बार कट गया, तो 700 परीक्षा का पूर्णांक था इसमें। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो 92 नंबर प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 4000 हो तो 2 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो उस गांव की 2 वर्ष बाद में जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4000, वृद्धि दर कितनी है 15%, समय कितना है 2 वर्ष, तो 4000 का अपन 15% निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 4600 इसमें निकाल देंगे। ठीक है, एक साल में तो कितना हो जाएगा 4600। ठीक है, और 4600 का है अपन फिर 15% निकालेंगे तो दोस्तों 5290 निकल के आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका मानसिक व्यय न बढ़े, कि उसका मानसिक व्यय है वो नहीं बढ़े। तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, तो यहाँ पे वृद्धि है वो कितने की कर रहे हैं 25 की। ठीक है, बटे 100 प्लस वृद्धि यानी कि कितने की हुई है 125 की, इंटू 100 काट लो। अब ये कितनी बार कट गया 5 बार, और ये इससे कट गया, तो 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न है, एक पहिया 88 किमी दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो पहिए की त्रिज्या होगी दोस्तों देखो 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या, तो 1000 चक्करों की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो वो है दोस्तों 88,000। ठीक है, तो एक चक्कर की दूरी क्या हो जाएगी 88,000 बटे 1000। ठीक है, तो कितना जाएगा 88 मीटर। अब अपने को इसकी परिधि निकालनी है, तो परिधि कैसे निकालेंगे, तो 2πr ये सूत्र होता है। तो क्या करेंगे, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 88, अपने को सबसे पहले r निकालनी पड़ेगी अब। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि त्रिज्या पूछी है। ठीक है, अब देखो
अब काट पीट लो इसको अपने हिसाब से, ठीक है। 22 चौका 88, तो ये 4 बार कट गया, ठीक है। कितनी बार कट गया? 4 बार। अब देखो 7 चौका 28, 28 में अगर अपन 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 14। तो 14 मीटर है वो दोस्तों इसकी त्रिज्या आ जाएगी। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 14 सेमी है? तो अपने को निकालना पड़ेगा। इसमें क्या व्यास दे रखा है 14 सेमी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 7 हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, काट लो, 7 से 7 कट गया, ठीक है। ये कट गया 11 बार, तो 11 7 77, 77 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखो, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 33,800 वर्ग मीटर है, इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? तो इस वर्ग का विकर्ण है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 33,800। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 33,800। तो देखो ये रूट में चला जाएगा, कौन? 33,800 है, ये रूट में चला जाएगा। तो अगर अपन इसको 00 है तो आगे ले आते हैं, तो 10√338 हो जाएगा, ठीक है। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो 2 × 69, अगर अपन इस 338 को सोल्व करते हैं तो दोस्तों 10 रूट में आ गया 2 × 69। अब ये क्या है? 69 है, ये उसका रूट हो जाएगा किसका? 13 का, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, वो है 260 मीटर। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। इतना तो मैंने आपको समझा दिया, अब आगे आप खुद कर लेना। 97 नंबर प्रश्न है, एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तथा विकर्ण पर डाले गए लंब क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को यहाँ पे निकालना है, तो 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें दोस्तों 1/2 सूत्र के अनुसार कर देता हूँ मैं आपको। 1/2 इंटू विकर्ण कितने का है? तो 20 का है, ठीक है। इंटू आगे तो 8 + 6 दे रखा है, ठीक है। ये विकर्ण पर डाले गए लंब हैं, तो इनको अपन प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 और 6 14, ठीक है। अब काटा पीटी कर लेंगे अपन। काटा पीटी करेंगे तो देखो 20 को यहाँ से काट लिया तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 × 14 कितने हो जाएंगे? 140 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन। 98 नंबर प्रश्न है, PQRS 4 लड़कों का औसत बार है वो 46 है, तो 46 × 4 कर देंगे अपन। और उसी के आगे देखो QRST लड़कों का औसत बार है 52, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 52 × 4, 52 × 4 तो कितना हो जाएगा? 208। और 46 × 4 कितना होता है? तो इसमें 184 होता है। तो 208 में से 184 माइनस कर दिया तो दोस्तों कितना बच जाएगा? तो 38 बच जाएगा। सॉरी, यहाँ पे P का भार है वो कितना है? 38 है, ठीक है। P का भार कितना है? 38। और अगर अपन इसमें माइनस करते हैं तो 184, 208 में से 184 गए तो कितने बच गए? 24 बच गए। तो 24 + 38 कितने होते हैं? 62। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर है, तो ब्याज दर है वो कितनी है? ब्याज दर दोस्तों इसमें पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष में 16 गुनी हो जाती है, तो इसमें जो ब्याज दर है वो 100% है। दर कितनी है? 100% है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा है। नेक्स्ट है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है वो 19 है, इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या पूछी गई है, तो 5 संख्याओं का औसत है, तो 19 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 95, ठीक है। तो ये 5 विषम संख्याओं का योग है 95।
अब देखो वो संख्या कौन कौन सी है जिसको अपन देखें, तो ये अपने को दिमाग से देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आप वैसे करना बैठोगे तो टाइम लग जाएगा इसमें। तो अंतिम संख्या अपने को ऑप्शन में से उठानी है, यानी कि अगर अंतिम संख्या अगर अपन 23 लेते हैं, ठीक है, तो 23 से पहले कौन सी आएगी? 23 से पहले आएगी दोस्तों 21, फिर 19, फिर 17, फिर 15, ठीक है। तो दोस्तों जो विषम संख्या है, अगर अपन इनका टोटल करते हैं तो टोटल करेंगे तो देखो यहाँ पे टोटल करेंगे तो 95 आ जाएगा इनका टोटल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 101 नंबर प्रश्न है, सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस तथा बाद के 4 दिनों का औसत तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस, यदि सप्ताह का औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा? तो दोस्तों अपने को इसमें कुछ भी नहीं करना, ये देखना है कि प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान है वो कितना है, 38.6 डिग्री। तो कुल तापमान कितना हो जाएगा? तो 38.6 डिग्री को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154.4 डिग्री सेल्सियस। आगे देखो अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है, तो 40.3 डिग्री सेल्सियस है। इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, तो 161.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना दे रखा है, तो 39.1 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो 39.1 डिग्री सेल्सियस को अपन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 273.7 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे 154 प्लस 161, ये तो क्या कर लेंगे, प्लस में कर लेंगे, ठीक है। और इनमें से घटा देंगे क्या, 273 घटा देंगे, ठीक है, 273.7 डिग्री सेल्सियस। इसको घटा देंगे तो अपना 41.9 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और यही अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न है, कितना धन 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगा, ब्याज वार्षिक देय हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है कि कितना धन 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है दोस्तों 1352, दर दे रखी है 4%, समय दे रखा है 2%, ठीक है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मिश्र धन वाला सूत्र लगाना है कि मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 इंटू 100, ठीक है, सॉरी। तो सीधा सा है, मूलधन अपने को दे रखा है यहाँ पे 1352 बराबर, सॉरी मिश्र धन दे रखा है 1352। अब कुछ नहीं करना, मूलधन अपने को यहाँ पे दे नहीं रखा तो यहाँ पे मूलधन को मैं m लिख देता हूँ और 104/100 इंटू 104/100 ऐसे सोल्व कर लेंगे इसको सोल्व करते ही अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1250 रुपये और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन के अनुसार भी उठा के कर सकते हैं। अगर 1204 का अगर अपन 4% निकालते हैं, ठीक है, फिर वो उसमें 1250 में ऐड कर देते हैं और फिर वापस 4% निकालते हैं, फिर उसमें ऐड कर देते हैं तो 1352 आ जाएगा। नेक्स्ट 103 नंबर प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में अपने का 36/25 गुना हो जाएगा? तो 36/25 गुना हो जाएगा तो कितने वर्ष में हो जाएगा? तो दोस्तों सॉरी 36/25 गुना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 20% में, ठीक है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो समय यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा है, मूलधन यहाँ पे 25 दे रखा है, मिश्र धन अपने को यहाँ पे 36 दे रखा है। तो ब्याज निकालना है तो 36 माइनस 25 यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को इसमें निकालना है, दर अपनी आ जाएगी इसमें 5, यानी कि 5 पे 6 1 का हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, तो यानी कि 20% इसमें दर आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में दोगुना हो जाएगा? तो कितने समय में दोगुना हो जाएगा?
तो सीधा सा है, समय यहाँ पे दे रखा है, इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो n-1/r इंटू 100 यानी कि 2-1/10 इंटू 100। तो इसमें सीधा सा सिंपल सा है, कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखो 105 नंबर प्रश्न है, सुरेश ने 3200 रुपये 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिए, 5 वर्ष बाद उसे ब्याज सहित कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो साधारण ब्याज अपने को निकालना है, तो इसका 6.5% आप निकाल लो, ठीक है, और 1 वर्ष का निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 3200 है तो 32 का 6.5% ब्याज निकालना है 1 साल का, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो है दोस्तों, देखो ब्याज तो इसमें 1040 रुपये का होगा, ठीक है, और टोटल इसमें रुपये हो जाएंगे वो है 4340 रुपये, सॉरी 4240 रुपये। इसका राइट आंसर आ जाएंगे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 106 नंबर प्रश्न है, कितने समय में 5000 रुपये का 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों कितने साल में हो जाएगा, तो सीधा सा सिंपल है कि 10% 2 साल में, यानी कि 5000 का 10% कितना हो जाएगा 500, और अगले साल कितना हो जाएगा 1000, यानी कि 2 साल में 1000 हो जाएगा। तो 2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 107 नंबर प्रश्न है, मनोज और हितेश ने क्रमशः 15,000 और 12,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। मनोज सक्रिय साझेदार होने के कारण लाभ का 12.5% हिस्सा पाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2160 रुपये का हो तो मनोज का कुल लाभ कितना होगा। तो मनोज का कुल लाभ है वो कितना होगा, तो ये अपन पहले तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो रहेगा इसमें दोस्तों 5:4 का, ठीक है, 3 से अपन अगर इसको काटेंगे तो 5:4 का इसमें रेशियो रहेगा। तो इसको अपन आराम से इसको सोल्व कर लेंगे और इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें अपने को मनोज का लाभ निकालना है, तो 5/9 इंटू दोस्तों इसमें 1890 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 1890। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1320 रुपये इसमें लाभ होगा मनोज को, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 108 नंबर प्रश्न है, पी क्यू आर ने मिलकर व्यापार शुरू किया, कुल पूंजी का 1/3 भाग पी ने लगाया, क्यू ने उतनी पूंजी लगाई जितनी पी और आर ने लगाई। वर्ष के अंत में लाभ 18,000 रुपये का हुआ, तो लाभ में आर का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है, इनमें दोस्तों आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। इसमें 2 फ्रीक्वेंसी बनेगी, आप अपने हिसाब से इसको सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर आ जाएगा वह है दोस्तों इसमें 3,000 रुपये। और अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बता देना, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट है 109 नंबर प्रश्न है, करीम तथा रफ़ीक ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, वर्ष के अंत में लाभ को उन्होंने 2/3 के अनुपात में बांट लिया। करीम ने 4,000 रुपये लगाए तो रफ़ीक ने कुल कितने रुपए लगाए, ये अपने को बताना है। तो देखो यहाँ पे सॉरी 4,000 नहीं है, ये 40,000 है, ठीक है। तो अगर करीम ने यानी कि ए और अपन इसको बी मान लेते हैं, ए इसने लगाए कितने 40,000 और इसने लगाए दोस्तों एक्स, ठीक है। तो 40, अब फ्रीक्वेंसी बनेगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अनुपात दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 2:3 का, तो क्या बनेगी, तो 40,000 अनुपात एक्स समानुपात 2:3। तो देखो यहाँ पे 2x बराबर 40,000 इंटू 3, ठीक है, 40,000 इंटू 3/2 हो जाएगा, 40,000 इंटू 3/2 यानी कि 60,000 रुपये लगाए हैं। और सीधा सा आप वैसे भी देख सकते हैं कि 2 दे रखा है यहाँ पे, है ना। 2 का मतलब कितना हो गया, तो 1 का मतलब कितना हुआ, तो 20,000 हुआ, और 2 का मतलब कितना हुआ 40,000, तो और 3 का मतलब कितना हुआ 60,000। तो आप डायरेक्ट इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर।
110 नंबर प्रश्न है, 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/x हो तो x का मान कितना होगा। तो x का मान है वो अपने को यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो x बराबर 1/8 इंटू 1/63 ये करेंगे, ठीक है, इंटू 21, तो 1/24 निकल के आ जाएगा। इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट 3:4:5 अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 20 रुपये लिख दो, यहाँ पे इधर लिख दो 10 रुपये और इधर लिख दो 5 रुपये। अनुपात कितना दे रखा है, 3, 4 और 5। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 60, इसको 40 और इसको 25, ठीक है। तो जोड़ लेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। 125 आ गए। अब 1000 में इसका भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 को दोस्तों अपन 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40 नोट होंगे इसमें। तो बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 112 नंबर प्रश्न है, 400 रुपये को पी तथा क्यू के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। पी के भाग व क्यू के भाग में कितना अंतर है। तो पी के भाग और क्यू के भाग में कितने का अंतर है। तो यहाँ पे देखो कुल राशि कितनी दे रखी है, 400 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो पी अनुपात क्यू अपन लिख देंगे तो अनुपात कितना दे रखा है, 3:5, ठीक है। तो 8 बराबर कितना हो गया, 400। 8 बराबर कितना हो गया, 400, ठीक है। तो दोस्तों 1 बराबर कितना होगा, 50, और 2 बराबर कितना होगा। इन दोनों का अंतर पूछा है तो यहाँ पे 5 में से अगर 3 गए तो कितना बच गए, 2। तो 1 बराबर कितना, 50, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, दशमलव संख्या का आधार है। तो दशमलव संख्या का जो आधार है वो कितना है, तो वो है दोस्तों 10, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी की गति को मापने की इकाई है। तो वो इकाई कौन सी है, तो किलो हर्ट्ज है, ठीक है। कंप्यूटर की क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 115 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का एक एरिया जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है उसको दोस्तों मेमोरी कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, मोडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है। तो मोडेम है वो फोन लाइन के साथ में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, 117 नंबर प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसे बनाने के बाद पढ़ना और फिर से दोस्तों गलतियों को ठीक करना होता है, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 118 नंबर प्रश्न है, टेक्स्ट और अन्य डाटा को किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है, उसको दोस्तों क्लिप बोर्ड बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, 119 नंबर प्रश्न है, किसी कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य नाम की एक परत होती है, उस परत को दोस्तों अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पितामह है वो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडू ऑपरेशन किन चीज़ के द्वारा संपादित होता है। तो किस चीज़ के द्वारा संपादित होता है, तो वो शॉर्टकट की क्या है, वो शॉर्टकट ही कंट्रोल जेड, ठीक है, जिसको अपन अंडू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी है। तो वो कुंजी है दोस्तों F5। F5 दबाएंगे तो दोस्तों स्लाइड शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है, PCM एक उदाहरण है। तो PCM एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल का उदाहरण है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो किसका अर्थ है, किसका अर्थ है कि डाटाबेस में रजा डाटा, किसका अर्थ है कि डाटाबेस में रजा डाटा एक्यूरेट और
रिलायबल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डाटा इंटीग्रिटी। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है www का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है आउटपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है जो प्रोसेसर यूजर को देता है, ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या 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 कहते हैं, तो मर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्जिंग कहते हैं। नेक्स्ट है उत्कृष्ट का सही संधि विच्छेद है, तो क्या है, तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट प्लस तय, ये इसका सही संधि विच्छेद है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है अंधकूप शब्द में समास है, तो अंधकूप शब्द में समास है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों कर्मधारय समास, ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुहार में लगा प्रत्यय बताइए, तो लुहार में कौन सा प्रत्यय लगता है, तो इसमें दोस्तों आर प्रत्यय लगता है, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बगुला बादल का युग्म शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है, तो वो शब्द जिसको अपन बोलते हैं ब्लाक और ब्लाहक, ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है नख शब्द का प्रतिलोम है, तो नख शब्द का जो प्रतिलोम है वो क्या है, तो वो है सिख। नेक्स्ट है पुलिन का पर्यायवाची शब्द होगा, तो पुलिन का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होगा, तो वो होगा दोस्तों तीर, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है देख इसमें देखो आतिथ्य, आतिथ्य का जो आतिथ्य का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अतिथि की सेवा करने का भाव। नेक्स्ट है निम्न में से अशुद्ध शब्द बताइए, तो अशुद्ध शब्द है वो कौन सा हो जाएगा, देखो पुनर्विवाह है, ये एक अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है फूलों की माला बनाओ वाक्य में अशुद्धि है, तो इसमें कौन सी अशुद्धि है, इसमें अशुद्धि हो जाएगी दोस्तों पदक्रम की, यहाँ पे अशुद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे फूलों की एक माला बनाओ, ठीक है, पदक्रम की इसमें अशुद्धि है। नेक्स्ट है चांदी काटना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों बहुत धन कमाना, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा थोड़े साधन बड़ी बातें, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है देखो कॉन्फिस्केट का सही हिंदी शब्द है, तो इसका सही हिंदी शब्द हो जाएगा दोस्तों वो है जब्त करना। क्या हो जाएगा, जब्त करना, ठीक है। ये देखो अब पैसेज आ गया, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे पैसेज से संबंधित, आप पैसेज पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके, फिर उसके बाद में दोस्तों 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें अकॉर्डिंग टू द राइटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द वे कुड नॉट बी रीच्ड बाई बोट बिकॉज, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो आप इनके आंसर कमेंट में बताना अगर आपने पढ़ लो तो, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप। और फिर दोस्तों उसके बाद में एरर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और एरर के बाद में दोस्तों ये कुछ 4-5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है। और ये अब आगे एंटोनियम और सिनोनियम के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। और लास्ट का है दोस्तों एक आइडम और फ्रेज का क्वेश्चन आया है, कुक एंड बुल स्टोरी, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन दोस्तों क्या बोलेंगे, तो एब्सर्ड स्टोरी, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना मॉडल पेपर है वो समाप्त हो चुका है। संचय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।